हो गया ना। चलिए 2 क्लास खत्म हुआ है ना, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। 2 क्लास खत्म, 2 लेक्चर, 3rd लेक्चर है आपका। सेकेंड वाले में कहाँ तक फाइनल था? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? जो अभिक्रिया की दर होती है उनमें उपस्थित, ध्यान सुनिए, जो अभिक्रिया की दर होती है उनमें वो जो होता है अभिक्रिया का दर जो होता है अभिकारकों के गुणनफल के क्या होता है? अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का सिंबल जब हम हटाए थे तो R = K इंटू क्या आया था? A इंटू B की सक्रिय मात्रा। बात क्लियर है ना? इतना यही खत्म हुआ था। सेकेंड हेडिंग आपसे हम डलवाए थे क्या चीज़? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। लेक्चर 3 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से अभिकारक इस क्रिया को प्रभावित करेंगे? थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखिए। देखिए पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। कम से कम 6 या 7 ऐसे अभिकारक होते हैं जो इस क्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। किसकी क्रिया को? अभिक्रिया की दर को। तो कह रहा है कि कौन कौन सा? पहले तो उसमें जो सांद्रता होगी, सांद्रता जो होगा वो क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, ठीक है। पहला टॉपिक सांद्रता। सेकेंड जो होगा हमारा वो कहता है ताप। ताप एक ऐसा कारक है जो अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। थर्ड दिया है प्रकृति, नेचर। प्राकृतिक नेचर मतलब डीप में अगर जाएंगे तो इसका कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि वो अभिक्रिया रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल नहीं है। मीन्स उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, ठीक है ना। ये इसकी प्रकृति कहला सकता है। मतलब कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं, जो दो पदार्थों को या 2 यौगिकों को आपस में जोड़ रहे हैं, जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, क्या उस नए पदार्थ से दोबारा उस मिलाए हुए यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये इसकी प्रकृति कहलाएगी। ये भी एक प्रकार का ऐसा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट, इधर देखिए, बाद में मिलाइएगा। चौथा पॉइंट क्या है? तो कहता है कि पृष्ठ ठीक। चौथा है पृष्ठ क्षेत्रफल। ये भी एक प्रकार का ऐसा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा। पांचवा उसमें से होगा एक और दाब। जो दाब होगा वो भी अभिक्रिया को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। छठा जो होगा आपका वो क्या होगा? उसमें दिया है, आपने दिया है कि नहीं दिया है? सब चीज़ें बुक में दिया है ना। और पांचवा, छठवां, सातवां विकिरण दिया। छठवां विकिरण मतलब जानते हो ना, प्रकाश जिसमें फैलाव होता है। और सातवां जो होगा वो हो जाएगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन कौन जानता है? उत्प्रेरक के बारे में कौन कौन क्या होता है? क्या गर्म करने पे उसका विलयन में सांद्रता बढ़ाई जा सकती है? नहीं। और बताइए, कैटलिस्ट जिसको कहा जाता है, उत्प्रेरक किसके कहते हैं? वेरी गुड। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है ये भी एक प्रकार से ऐसा कारक हो जो प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अगर क्रिया वहाँ पे बहुत डिले कर रहा है, लेट हो रहा है, तो ये अगर आप मिलाते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कह सकते हैं कि खुद उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है
लेकिन उन अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसके कार्य करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो धीरे धीरे होता था, समय लेता था, वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा या होने लगेगा। बात समझ में आया ना, ये उत्प्रेरक होता है। तो ये जो 7 चीज़ें हैं इसको माइंड में बिल्कुल बेटा सेट कर लीजिए, बिल्कुल सेटअप कर लीजिए। ये सातों के सातों अभिक्रिया का दर को प्रभावित करते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे तो पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, सांद्रता। चलिए लिखिए, पहला हेडिंग डालिएगा, क्या चीज़, माध्यम। मतलब कि सपोज दैट कि कह सकते हैं कि आप सघन में रखें कि विरल में रखे हैं, रेयर में रखे हो कि डेंसर में रखे हो। मीन्स दैट कि जैसे कि सोडियम होता है, मिट्टी के तेल में कैसा बिहेव करता है, सेफ्टी रहता है कि अनसेफ्टी रहता है, बिल्कुल सेफ्टी रहता है ना। तो वही चीज़ है कि क्या उसमें माध्यम में अगर किसी पदार्थ को किसी माध्यम के द्वारा अगर देखा जाए तो वहाँ पे उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आगे लास्ट में हम टॉपिक में पढ़ा देंगे उसको। जैसे कोई ऐसे पदार्थ हैं जो वायु में क्रिया नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि जल जाते हैं हवा में रखने पर, जैसे पोटेशियम। एक पोटेशियम जो होता है पानी के अंदर रखा जाता है, एक पोटेशियम जो होगा वो पानी के अंदर रखा जाएगा। सॉरी फॉर दैट, पोटेशियम की बात कर रहे हैं। फास्फोरस पी, एक फास्फोरस, 4 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, लाल, रेड, सफ़ेद और कैसा, काला। लाल, सफ़ेद, काला और एक होता है हमारा, माइंड पे नहीं आ रहा, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो लाल फास्फोरस होता है जो आप वायु में आराम से रख सकते हैं, लाल फास्फोरस जिसका माचिस वगैरह बनता है, देखे है ना। और एक जो होता है वाइट फास्फोरस, कभी इसको हवा में नहीं रख सकते, वो कभी भी पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। कहता है कि कभी भी विरल माध्यम में नहीं रह सकता, वो कभी भी रहेगा तो सघन माध्यम में ही रहेगा, जिसमें से कि पानी में रहेगा तो वो कभी भी उस पर कोई प्रकार की क्रिया नहीं होती है। वाइट फास्फोरस को हवा में रखेंगे ना, धीरे धीरे पीला होने लगेगा, लास्ट में वो देखेंगे तो जल के ख़त्म हो जाएगा अपने आप, दिखाई नहीं देगा कि जल रहा है। अधिक टेम्परेचर देंगे तो जल जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में देखते हो ना कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गल के ख़त्म हो जाता है। फास्फोरस लाते हो ना छिड़कने के लिए खेत में, तो उसमें कुछ वाइट फास्फोरस की भी मात्रा मिलाई जाती है, धीरे वो क्या होता है देखते हो ना, गल जाता है। मीन्स वो टेम्परेचर की वजह से जलता है, गलता है। अगर वही पानी रहेगा तो बहुत समय लेगा, पानी रहेगा तो फास्फोरस बहुत समय लेगा अपने अवस्था को खोने में, यही चीज़ है, ठीक है ना। तो उसको हम करवा देंगे, बताइएगा लास्ट में। तो पहला आप हेडिंग डालिएगा, अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण, इसके इंग्लिश लिखवा दें, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक का, कि रहने दें, बुक से देख लीजिएगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, अभिकारक का सांद्रण। पहला, अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। बात देखिए, बात कहाँ से कहाँ तक हो गई। बात हो रही थी अभिक्रिया की दर जब ज्ञात करने था, तो आप वहाँ पे देख रहे थे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की बात हो रही थी। फिर जब द्रव्य अनुपाती का नियम आया तो बोलते थे कि कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है, इनके अभिकारकों के सक्रिय मात्रा गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात इनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानने लगे, ठीक है ना। तो जब हमारा अभिकारक ही क्लियर हो जाएगा तो उत्पाद तो जैसा आप अभिकारक के साथ करेंगे वैसा उत्पाद आपको मिलता चला जाएगा। क्लियर है। तो इसमें लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में लिखिएगा, लिखिए अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से, अभिकारकों की सांद्रता लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से क्या बढ़ता है, तो लिखेंगे अभिकारक या अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
ठीक है। वेग मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा में समय अंतराल। कह रहा है कि उसमें समय, जैसे नॉर्मल आप पानी लिए होंगे और पानी में हम कह सकते हैं कि नींबू का रस डाल रहे हैं तो पानी जो है कड़वा होने लगता है, तो कहेंगे कि नॉर्मल 1-2 बूंद डालेंगे ना, तो 1-2 बूंद को मिलने इस पूरे पानी में 1 लीटर, ध्यान समझिएगा बहुत बारीकी से, इसका कहने का तात्पर्य एकदम आराम समझ आएंगे। 1 लीटर पानी आपने लिया है या 1 बोतल देख लो, इसमें पानी आपने पूरा भरा हुआ है। अगर इसमें 1 या 2 बूंद नींबू का पानी डालेंगे भैया, या चीनी डाल दोगे या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ डाल दो जो इसमें घुल सकता है, तो जैसे ही आप डालोगे तो इसको समय लगेगा ना पूरे पानी तक पहुँचने, पूरे पानी तक। जहाँ पहले पहुँचेगा वहाँ कड़वा करेगा, बस पी जाओ, काम ही खत्म, पानी नॉर्मल का नॉर्मल रह गया। मीन्स दैट साफ साफ बात है कि इसमें इस नींबू के 2 बूंद को घुलने में बहुत ही समय लेगा। सांद्रता बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, एक डाइल्यूट, दूसरा कॉन्सेंट्रेशंस। कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, एक तनु और दूसरा सांद्र। तो डाइल्यूट मतलब तनु हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है? सांद्र हो सकता है। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। तो कह रहा है अगर पतला रहेगा तो आपको समय लगेगा दोनों को आपस में पूरी जगह रिएक्शन करना चाहिए ना, इसकी जो नींबू की मात्रा है प्रत्येक जगह फैलना चाहिए ना धीरे धीरे, तो समय लेगा। और कह रहा है इसकी सांद्रता बढ़ा दी जाए तो सांद्रता बढ़ा दो, नींबू का खूब निचोड़ दो, नींबू के रस को क्या कर दो, खूब अच्छे से निचोड़ दो। निचोड़ोगे तो क्या अधिक मात्रा में जाएगा इसके अंदर, अधिक मात्रा में जाएगा तो क्या होगा? तुरंत फैलने की कोशिश करेगा, प्रत्येक जगह फैलेगा ना। तो क्या हुआ वहाँ पे इसका प्रत्येक कण, पानी के प्रत्येक कण में विस्थापित होने में कम समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, क्या है? टेम्परेचर में था ना, तो लिखिएगा ताप का प्रभाव। सेकेंड हेडिंग, ताप का प्रभाव। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल बात समझ में आ गया ना क्या चीज था? लिखिए भैया, देखिए ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपका रासायनिक बलगत की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। तो कहा जाएगा सेकेंड हमारा क्या है? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होगा? इफेक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए एक मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे कि कहा जाता है ना पढ़ाई करो, तो हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है पढ़ने में, मजाक नहीं कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तब तो पढ़ते ना हम, उसको लेजीपन हम कह ही नहीं सकते हैं, उसको शर्म कहा जाता है। जैसे कि समय के अनुसार कोई व्यक्ति अपने आप को अपडेट करना चाहता है, तो अपडेट करता है, तो जो जिस चीज़ में उसको मन लगता है उस चीज़ में अपडेट करता है अपने आप को। अभी आप कोई उम्र नहीं है कि आप अपने फैसला ले सकते हैं कि मुझे यही करना है या फिर ऐसा करना है। आपका भी एज जो है वो 12th तक पढ़ाई करनी है फाइनली, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा आप अपने नॉलेज के हिसाब से। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके बाद वही फालतू काम रील बनाओगे बैठ के, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस टाइप का करके कमाना ही कमाना है, तो फालतू आप काम करेंगे। तो कह रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप पढ़िए इंटर तक। अभी क्या है कि जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो अपने आप को समय के अनुसार अपडेट कर रहा हूँ इस टाइम। तो क्या होगा कि कुछ लोग हंसी भी उड़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, बना तो कई दिन से रहना है, लेकिन शब्दों का जो निवारण होता है लाइव क्लास में और सामने ऐसे पढ़ाने में बहुत अलग चीज़ हो जाता है। इसमें विशेष तौर पे ये ध्यान रखना रहता है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं इस चीज़ को, तो शब्दों का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, और आपके सामने तो कुछ भी चल जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाता है, और फर्स्ट क्लास का 1 साल 2 साल लगेगा। इसमें भी जल्दी नहीं कि हम तुरंत पकड़ लेंगे हर एक चीज़ें, साल भर का समय लग जाएगा करते करते, ठीक है। अभ्यास तो होगा, कोशिश तो मैंने किया, हंसने वाला हंसे, बोलने वाला बोले, तारीफ़ करने वाला तारीफ़ करेगा, प्रत्येक चीज़ें हर जगह होंगी। जिसको अच्छा लगेगा तारीफ़ करेगा, जिसको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो बुरा ये करेगा, ये भी याद रखिएगा। तो ख़ास तौर से आपके में भी यही बताते हैं कि आप पढ़िए, कुछ भी लेके बैठ के पढ़ो,
जो हंसता है उसको हंसने दो। जैसे अभी आप सामने अगर ले लोगे एनडीए की बुक ना, या फिर ऐसे आईएएस का बुक ले लो, सामने आईएएस बनोगे, हंस देगा वो, तुम्हारे हौसला को क्या कर दिया, गिरा दिया। क्योंकि आप जब आईएएस के सामने बुक हाथ में रखे हो तो नॉर्मल सी बात है कुछ सोच के ही रखे होंगे। सीडीएस की बुक ले ली, आईएएस की ले लिए, तो क्या कौन क्या कहता है उस पर मत सोचिए, आप क्या करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपसे ही सब कुछ जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ अपना विशेष तौर पे ध्यान रखिए। आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, या भगवान ने ऐसा कोई व्यक्ति बनाया ही नहीं कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सके। सब कुछ ख़त्म कर सकता है लेकिन आपकी किस्मत को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, नहीं तो आपके बुद्धि विवेक को भी कोई छीन नहीं पाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो अपने आप में प्रत्येक समय में डेवलपमेंट करिए, अन्यथा फिर काम खराब हो जाएगा। पहले क्या था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। अभी आप क्या चल रहे हैं, 6-7 महीने का टाइम है ना, 6-7 महीने में आप चाहोगे तो टॉप कर सकते हो इंटर का। बस जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको बहुत बारीकी से अपने माइंड में रखे रहिए। कहते हो कि सर यहाँ पे सब कुछ सही रहता है, घर जाके भूल जाते हैं, विशेष कारण है। तमाम प्रकार का घर पे काम भी होगा आपके यहाँ, तो काम होता है तो आप क्या करते हैं कि काम करने के बाद अब रेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। काम करके रेस्ट पे मत जाइए, सीधे पढ़ाई पे फोकस करिए, ज़्यादा बेटर दिन होगा पहले से। चलिए, तो ताप का प्रभाव क्या पड़ता है लिखेंगे। लिखिए, सामान्यतः अभिक्रिया की दर, ये बोल के लिखवाएंगे, इसको नहीं लिखवाएंगे डायरेक्ट क्योंकि लंबा है, ठीक है। सामान्यतः अभिक्रिया की दर, सामान्यतः अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। खड़ी पाई नीचे से लिखिएगा। मतलब आपसे अगर पूछ दे बस नॉर्मल सी क्वेश्चन कि अभिक्रिया की दर ताप की वजह से या ताप के प्रभाव से कैसा, या कह सकते हैं ताप बढ़ाने से उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो बस आप एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि ताप का प्रभाव अभिक्रिया की दर पर अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। बात इतनी क्लियर है ना। आगे लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया दर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया दर ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। एक मिनट, सॉरी, क्या आपने लिखा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया दर ताप में वृद्धि के साथ कम होती है, लिखिएगा, कम होती है। और सेकेंड लिखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, नीचे से लिखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर क्या मैंने बोला, ताप में, इंपॉर्टेंट लाइन है, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस क्या करने पर, वृद्धि मीन्स क्या, बढ़ाने पर ना, वृद्धि करने पर क्या होता है, तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या कह रहा है, समझ में आ रही बात? कह रहा है कि यदि हम, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे कोई ए अभिकारक है,
रिएक्टेंट में कोई ए उत्पाद भाग यौगिक भाग लिया है और बी भी लिया है, टेम्परेचर किया तो एक नया पदार्थ CD बना के दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना, CD बना के दे दिया। तो कह रहा है कि अगर इसका समय जो है, हम कह सकते हैं जो वेग है इसमें, कह सकते हैं जो इसका वेलोसिटी उत्पन्न हो सकती है वो कह सकते हैं कि 30, एक सपोज दैट कर सकते हैं कि वो जो इसकी स्पीड होगी वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल की स्पीड, जो उसके पार्टिकल होंगे आप मोशन कर रहे होंगे 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से काम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तो सीधे 30 का कितना हो जाएगा 60, 2 गुना अभिक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उनके चलने का तरीका, जो क्रिया करने का जो रेंज ऑफ होगा या फिर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सीधे 2 गुना बढ़ जाता है। समझ में आ गया ना। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपने A बिंदु से B बिंदु तक चल रहा है, ठीक है ना, और A से B तक चल रहा है, उसकी गाड़ी की स्पीड जो है वो कह सकते हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मूव कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मूव कर रहा है। अगर वो अपने स्लेटर को 10 डिग्री और मूव करा देता है अपने तरफ, 10 डिग्री और झुका देता है उस स्लेटर को, समझ में आ रहा है ना, स्लेटर को 10 डिग्री मूव करा देता है तो जो उसकी 40 है वो सीधे क्या हो जाएगी, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ हुआ दिक्कत? इसको बंद करिए। नहीं, इसको बंद करिए ना, दरवाजे को। अभी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि जैसे कि जो क्रिया का वेग होगा ना, करने का जो क्रिया का जो भी आप काम कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जो रिएक्शन हो रहा होगा उसका, जब आप उसमें 10 डिग्री आप टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं तो उसका काम करने का तरीका, जैसे कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये पानी में नींबू मिलाया है, ठीक है ना, तो जो पानी में नींबू मिलाया या फिर मान लो कि चीनी मिला रहे हो चाय बनाने के लिए, तो जब बना रहे हैं आप तो जो मिल रहा है, जो रस जो भी आपका उबल रहा होगा, पानी प्रत्येक जगह मिल रहा होगा, तो हम कह रहे हैं कि दोनों का दोनों 10 मिनट में मिल गया। बात आ रही समझ में ना। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो कह सकते हैं कि 2 का इसमें क्या सकते हैं, भाग देंगे ना, समय में भाग दोगे, समय घटेगा और वे क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सीधे 5, जो 10 मिनट मिला तो किस में मिलेगा, 5 ही मिनट में वो चीज़ें मिल जाएंगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब 2 चीज़ें आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा होगा, आप पता नहीं केयर किए कि नहीं, लेकिन जो भी सामने से देखेगा किस चीज़ को केयर करेगा। 2 शब्द, एक उष्माक्षेपी और दूसरा उष्माअवशोषी। देख रहे हो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस ताप बढ़ाने पर उष्माक्षेपी की मान क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, और ताप घटाने पर उष्माअवशोषी का मान क्या होता है, बढ़ता है। एक्चुअल में होता है क्या, इन दोनों को लिख लीजिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इस बात को क्लियर करेंगे तो उसके डेरिवेशन के हिसाब से कर दिया जाएगा ना। हेडिंग नोट करके लिख लीजिए, नीचे लिखिएगा उष्माअवशोषी या उष्माक्षेपी पहले कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि जिन उत्पादों के साथ, इधर देखो बेटा, ये उत्पाद है ना, कह रहा है कि जिन उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, इसकी उष्मा कैलोरी में मेजर की जाती है, नापा जाता है। तो उष्माक्षेपी वही होता है जिसमें, जैसे कि आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, साथ में उष्माक्षेपी मतलब कि इसमें उष्मा भी निकल रहा है, तो उस जो अभिक्रिया होगा उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। सपोज दैट कहाँ पे होगा, जैसे कि अगर आप किसी पानी में, शांत पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में, अगर तुम किसी चूने का CaO, बिना बुझा हुआ चूना अगर आप डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो तुरंत उसमें क्या होना है, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो ताप में परिवर्तन होगा, और उस स्थिति में आप देखेंगे तो चारों तरफ उष्मा हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर अगल बगल वातावरण गर्म हो जाता है, मतलब उष्मा प्रदान कर रहा है। बोलिए। अब हम कहते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो क्या था, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो उष्माक्षेपी का मान घटता है,
नॉर्मल सी बात है कि जो ताप अपने से जो क्रिया कर रहा था, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो रिएक्शन कर रहे थे, उसकी स्थिति में चारों तरफ जो वातावरण में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, अगर तुम अपने हिसाब से टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इनका गतिविधि जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब अधिक होगा तो जब आप ऊष्मा अलग से प्रदान कर रहे हैं ना इसको, जैसे करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की, या फिर कहते हैं जो इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे इन पदार्थों में, टक्करों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो जहाँ बढ़ता है तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि इसमें ऊष्माक्षेपी का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब चारों तरफ का वातावरण में जो ऊष्मा निकल रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। दूसरी चीज कह रहा है कि तापमान घटाने पे ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया क्या होती है, घटती कि बढ़ती है? इसका घटाने पे ऊष्मा शोषी का मान बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पे ऊष्माक्षेपी का मान क्या होगा, घटेगा। और ताप घटाने पर ऊष्मा शोषी का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। बात सेम वही है। अच्छा, दोनों में ताप बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इसमें ऊष्माक्षेपी का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और ऊष्मा शोषी का मान भी क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स दैट कि जब आप इसमें उबाल करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी गतिविधि अधिक हो जाएगी, तो इसको क्या होगा कि उसको अगल बगल से टेम्परेचर क्या होने लगेगा, चाहिए होने लगता है। जैसे कि देखिए, किसी कूलर में आप विद्युत धारा का मान प्रभावित कराते हैं तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन उसके अगल बगल वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है कि गर्म होता है, ठंडा हो जाता है। रीजन क्या होता है कि अगल बगल से जो ऊष्मा होता है वो ग्रहण करने लगती है। मतलब ऊष्मा शोषी का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसको कह सकते हैं कि एनर्जी लेने की जो कैपेसिटी है, ग्रहण करने की, वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और एक हिसाब से दिखाई देता है कि जो वहाँ का ऊष्माक्षेपी होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऊष्माक्षेपी मतलब कि वो ऊर्जा नहीं दे सकता, वहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बात कहीं ना कहीं डिस्कशन यही हो सकता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जानेंगे तो बात क्लियर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊर्जा देता हो, ऐसी अभिक्रिया जो ऊर्जा प्रदान करता हो, और ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा ग्रहण करता हो। जैसे कि कह सकते हैं ग्लूकोज को अगर पानी में हम मिलाते हैं तो क्या वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया निकलती है, ऊष्माशोषी हो जाती है। और ऊष्मा पानी में कौन गर्म रहेगा, तो पानी में डालेंगे, ठंडा पानी रहेगा तो फिर वो जो भाप निकलेगा, ताप बढ़ाने देंगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे नॉर्मल पहले से टेम्परेचर होगा, हीट रहेगा, ये भी टेम्परेचर हीट रहेगा, तो ऊष्मा शोषी होगी नहीं, वो ऊष्मा छेपी नहीं, ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया काम करने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी की तरह काम करने लगेगा। तो बात वही है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा प्रदान करता है ऊष्मा छेपी कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बस नॉर्मल सी बात है। और आगे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, थर्ड कल कराएंगे, कल वाली क्लास में। क्या प्राकृतिक ना, तो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, प्राकृतिक का प्रभाव। ऐसा है ना कि एक काम करेगा, थर्ड पॉइंट लिखेगा, उसको मत लिखेगा, अभिकारकों का क्षेत्रफल लिखेगा। क्षेत्रफल लिखा, पृष्ठ है ना, सातवां था ना कुछ पृष्ठ करके, पृष्ठ क्षेत्रफल वही है। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, अभिकारकों का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कल कराएंगे इसको। जाइए इसके